ओके जी, क्वेश्चन 11। अ वन प्लेयर गेम यूज टू डायमेंशनल एरे। वन प्लेयर गेम का क्या मतलब है? कि जस्ट एक प्लेयर खेलेगा एक वक्त में, सही है। और एरे का नाम क्या है? ग्रिड। स्टोर द लोकेशन ऑफ सीक्रेट सेल टू बी फाउंड बाय द प्लेयर इन 10 मूव्स। कि उसने 10 ऑप्शंस बताने हैं और उनमें से उसने एक सीक्रेट सेल को ढूंढना है। ईच रो एंड कॉलम हैज 5 सेल। मतलब हर एक रो और हर एक कॉलम में कितने सेल हैं? 5 सेल है। और जो स्टार्ट पॉइंट है गेम का वो 1 1 है, मतलब यहां से हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही उसने कहा है कि 5 रोज है 5 कॉलम है, सॉरी। उसके बाद कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द गेम द प्रोग्राम प्लेसेस एन एक्स इन अ रैंडम सेल। कि प्रोग्राम क्या करता है? एक्स को किसी रैंडम सेल में जाकर स्टोर कराता है, ठीक है। बट 1 1 में स्टोर नहीं करता। एंड एम्प्टीज ऑल द अदर सेल इन द ग्रिड। क्या मतलब? के सारे सेल जो है ना, टोटल 25 सेल्स हैं। 25 सेल में से जो 1 1 वाला सेल है वहां पर हमने एक्स को स्टोर नहीं करना। बाकी जो 24 बचते हैं उनमें से कहीं पर भी रैंडमली हमने क्या कर देना है? किसी एक जगह पर एक्स को होल्ड कर देना है। अब जो बाकी वैल्यूज बची उनको एम्प्टी करना है। बाकी सेल को क्या करना है? एम्प्टी करना है। और एम्प्टी ये होता होता है ऐसा ही है, कंसेक्टिव सिंगल कोटेशन एम्प्टी होता है। उसके बाद कहते हैं द प्लेयर स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड। मतलब प्लेयर 1 1 से स्टार्ट करेगा गेम प्ले करना। और प्लेयर के पास टोटल 10 मूव्स हैं। अगर विद इन 10 मूव्स उसने एग्जैक्ट एक्स को ढूंढ लिया तो वो विनर, अदरवाइज लूजर। ड्यूरिंग द गेम द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। यही हो सकता है ना, लाइक अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं यहाँ से राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जा सकता हूँ। लेकिन अब ये भी मैंने ख्याल करना है कि मैं यहाँ से लेफ्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो पहला सेल है, पहले सेल से लेफ्ट तो नहीं जा सकते। लेकिन ये बात उसने बताई नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब वो कह रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट 1 1 है और फिर मैं उसको कह दूं कि मैं लेफ्ट जाना चाहता हूं, तो पहले कॉलम में मैं मौजूद हूं, मैं लेफ्ट कैसे जा सकता हूं? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चीज देखें, अब वो यही बात यहाँ करता है, कहते हैं कि द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट राइट डाउन बाय 1 सेल। अब 1 सेल का ही जंप कर सकता है वो। मस्ट बी विद इन द ग्रिड। अब देखें, मस्ट बी विद इन द ग्रिड मतलब अगर लास्ट कॉलम में मौजूद है और कहे राइट होना है तो ग्रिड से आउट हो रहा है। और अगर फर्स्ट कॉलम में मौजूद है और कहे कि मैंने लेफ्ट होना है तो ग्रिड से आउट हो रहा है। और इसी तरह से फर्स्ट रो में मौजूद है और कहे मैंने अपवर्ड जाना है, फिर भी आउट हो रहा है। लास्ट रो में मौजूद हो और कहे डाउनवर्ड जाना है, फिर भी आउट हो रहा है। तो आपने ये चीजें क्या करनी है? साथ साथ वेरीफाई करनी है। उसके बाद कहता है यू विन इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर मूव टू द सेल विद एक्स एंड हैज प्लेड 10 मूव्स और लेस। कि 10 या 10 से कम मूव्स के अंदर अंदर अगर उसने एक्स को ढूंढ लिया तो वो विनर है। यू लूज इज डिस्प्ले इफ द प्लेयर हैज मेड 10 मूव्स विदाउट फाइंडिंग एक्स। उसके बाद कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट मीट दीज रिक्वायरमेंट। यू मस्ट यूज सूडो कोड प्रोग्राम एंड कमेंट्स टू एक्सप्लेन द कोड वर्क। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे वेरिएबल। these all already done. All inputs and output must contain a suitable message. सबसे पहली बात, एरे को क्या करना है? एम्प्टी करना है। सबसे पहले क्या करना है? एरे को एम्प्टी करना है। फिर क्या करना है? एक्स को कहीं पर छुपा देना है। फिर यूजर से क्या पूछना है कि उसने अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। फिर वहां पर जाकर क्या करना है? वैल्यू फेच करनी है। अगर वहां एक्स हो तो उसको क्या कहना है? कि आप विनर है। अगर एक्स ना हो तो फिर उसको क्या कहना है? कि अगेन नेक्स्ट मूव बताओ। ऐसा है या नहीं है? तो वो जो नेक्स्ट मूव बताएगा फिर वहां फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये जो नेक्स्ट मूव अब बता रहा है क्या ये ग्रिड से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर ग्रिड से बाहर नहीं जा रहा तो उस मूव को फिर से क्या करेंगे? यूज करके एक्स की वैल्यू को या उस एलिमेंट की वैल्यू को फेच करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्स के साथ। अगर कंपेयर हो गया तो फिर अगेन विनर, अदरवाइज फिर उसको क्या कहेंगे कि नेक्स्ट मूव बताओ। वो फिर नेक्स्ट मूव बताएगा। फिर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को अपडेट करके फिर वैलिडेट करेंगे कि ये 1 और 5 के बिटवीन है। अगर हुआ तो फिर उसकी वैल्यू फेच करके फिर किसके साथ मैच करेंगे? एक्स के साथ। फिर अगर मैच हो गया तो विनर, ना हुआ तो फिर दोबारा मूव में +1 और उसके बाद दोबारा उसको सेकंड चांस देंगे। सेकंड चांस कब तक देते रहेंगे? 10 टाइम्स। और अगर 10 टाइम सेकंड चांस देने के बावजूद भी उसने वो ना किया,
मतलब विनर ना बना, तो जब वो 10 ओवर हो जाएंगे तो उसको कहेंगे कि आप कौन है भाई, लूजर हैं आप। सही है, तो ये प्रॉपर एजेंडा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, एम्प्टी करने वाले हैं। अब 2D अरे का नाम क्या है बच्चों, ग्रिड। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। तो अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर रो हैज अ वैल्यू 1 2 5, और यहां पर लिखूं फॉर कॉल हैज अ वैल्यू 1 2 5, और यहां पर एक्सेस करूं ग्रिड एरे को, और यहां पर लिखूं रो कोमा कॉल, और यहां पर वैल्यू क्या दे दूं, एम्प्टी। तो सारे सेल एम्प्टी हो जाएंगे या नहीं होंगे, एरे के तमाम एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो गए। ओहो, ओके जी। तो ये 2D एरे लगा, 2D एलिमेंट्स जो हैं एरे के हर एक, नेस्टेड लूप के जरिए हमने क्या किया, 2D एरे का हर एक एलिमेंट एक्सेस किया और हमने उसको एम्प्टी कर दिया। अब इसके बाद क्या करना था, इनमें किसी भी एक रैंडम इंडेक्स पे क्या स्टोर कराना था, एक्स। रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है जी, रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए क्या हमने कोई लाइब्रेरी रूटीन पढ़ रखी है जी, क्या नाम है उसका, उसका नाम है रैंडम। ओके, अगर मैं यूं रैंडम लिखूं तो ये कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा, बिटवीन 0 to 1, और वो वैल्यू कौन सी होगी, रियल। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे 1 to 5 के बिटवीन वैल्यू चाहिए या 2 to 5 के बिटवीन चाहिए। मैं बेसिकली पता है क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स को मैं जहां प्लेस करूंगा वो इंडेक्स ढूंढ रहा हूँ, रो का भी कॉलम का भी। लेकिन उसने क्या कहा है कि एक्स कहाँ नहीं होना चाहिए, 1 1 पे नहीं होना चाहिए, यही कहा है ना उसने। तो एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि मैं रैंडम के जरिए एक ऐसी लाइन बनाऊं कि ये मुझे जनरेट करके दे 1 से 5 तक का नंबर। लेकिन मैं अगर रैंडम लिखता हूं तो ये तो मुझे देगा 0 से 1 के बिटवीन। अब अगर ये जो भी वैल्यू मुझे 0 से 1 के बिटवीन देता है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो क्या होगा, बताएं क्या होगा, इंक्रीज होगी नहीं होगी, मतलब लेट करें, मिनिमम वैल्यू क्या देगा रैंडम, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आएगा, 0.4। अब अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो क्या बनेगा, 1.4। फिर अगर मैं इसको 0 करके यहां पर राउंड कर दूं तो क्या ये 1 बन जाएगा। अब 1 हम, मैंने क्या कहा कि मुझे कहां से कहां तक वैल्यू चाहिए, 1 से 5 तक। तो देखिए मिनिमम वैल्यू पे 1 आ रहा है। अब मैक्सिमम वैल्यू रैंडम क्या दे सकता है, 1.0। 1.0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 दिस विल बिकम 5.0। अब मैं यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पर राउंड को दे दूं तो ये 5 बन जाएगा। तो 1 to 5 के दरमियान में वैल्यू अकर हो रही है या नहीं हो रही। सो मेरी एक्सप्रेशन क्या बनी कि मैंने इस सारी एक्सप्रेशन में +1 करवाना है, फिर 0 लिखना है, और फिर ये वाली चीज किसको दे देनी है, राउंड को। तो अब एक इंटीजर नंबर जनरेट हो गया। और ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ एक्स को स्टोर करने के लिए रो के इंडेक्स को फाइंड कर रहा हूँ। इसी तरह से एक्स को स्टोर करने के लिए कॉलम का इंडेक्स भी तो फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ राउंड, और फिर यहाँ पर अंदर पास करता हूँ रेंडम, फिर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, फिर +1 कोमा 0। अब ये दोनों काम मैंने कब तक करते रहने हैं, जब तक 1 के अलावा कोई और वैल्यू ना आ जाए। मतलब अब एक्स रो और एक्स कॉल के अंदर अगर 1 1 आया तो मैंने उसको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है ना, कर देना है ना रिजेक्ट। तो अगर मैं यहां पर लिखूं रिपीट, और यहां पर लिख दूं अनटिल, अनटिल में अब क्या लिखूंगा कि एक्स रो इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स कॉल इज नॉट इक्वल टू 1, कि दोनों अगर 1 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन विल बिकम ट्रू, कंडीशन विल बिकम ट्रू। और कंडीशन जैसी ट्रू होगी तो लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर 1 1 हुए दोनों तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और रिपीट अंटिल आपको पता है फिर चलेगा। तो ये यहां से यहां तक उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो रो और कॉलम दोनों में 1 1
आता रहेगा, ये चलता रहेगा। अदर देन 1 1 आएगा तो ये चलना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और हम चाहते भी यही थे। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर रिपीट अंटिल ये वाला टर्मिनेट होता है, तो इसका मतलब है हमें एक सही रो इंडेक्स और एक सही कॉलम इंडेक्स मिल गया है, और अब हमने उन दोनों को यूज करके क्या करना है, वहां पर एक्स को छुपा देना है। एक्स को क्या कर देना है, छुपा देना है। तो मैं यहाँ असाइन कर देता हूँ एक्स, तो एक्स जाके छुप जाएगा। अब हमने वो जो उसने पहली पहली लाइन में बात की थी कि इन द स्टार्ट क्या होने वाला है, उसने कहा था कि स्टार्ट में ये होगा कि सारे सेल जो हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे, ये लिखा हुआ था एम्प्टी। और उसने कहा था कि एक्स हम सॉरी, एक्स हम स्टोर कर देंगे किसी भी एक रैंडम इंडेक्स पे। तो देखें जी, एम्प्टी किया पहले हमने सारी जगहों को, और फिर एक जगह पर जाकर क्या कर दिया, एक्स को स्टोर कर दिया। अब जब हमने एक्स को स्टोर कर दिया है, तो इसके बाद मुझे एक बात बताएं, यूजर के पास मैक्सिमम मूव कितने हैं, 10 मूव्स हैं। तो अब अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं मैक्स मूव के नाम का, तो मैं क्या दूंगा इसको वैल्यू 10, क्योंकि टोटल मैक्स मूव कितने हैं, 10 है। और अब तक नंबर ऑफ मूव कितने परफॉर्म कर चुका है यूजर, अभी तक कोई मूव उसने परफॉर्म किया है? अभी तक यूजर ने कुछ बताया हमें कि भाई फला इंडेक्स पे एक्स है, गेस किया अब तक यूजर ने? नहीं। तो नंबर ऑफ मूव्स अभी कितने हुए, 0 हुए। अच्छा, प्लेयर को स्टार्ट कहां से कराना है हमने, 1 1 से। उसने ऊपर यही कहा हुआ है ना कि 1 1 से प्लेयर जो है वो स्टार्ट करेगा। तो जो प्लेयर की रो नंबर हुआ वो क्या हुआ, 1 हुआ। और जो प्लेयर का इसी तरह से कॉलम नंबर हुआ वो भी क्या हुआ, वो भी 1 हुआ। ऐसा ही है। अब हमने 1 1 से स्टार्ट कर दिया। और अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां पर एक विन वेरिएबल बनाऊं, ताकि अगर वो विनर हो जाएगा तो मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। वो क्यों, देखें, हम जब लीनियर सर्च कर रहे होते थे, तो अगर 100 एलिमेंट्स की एरे है, लेट करें 25 एलिमेंट की एरे है, अगर वैल्यू मिल जाए तो हम 25 एलिमेंट तक पहुंचने से पहले ही क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं ना। वो टर्मिनेट किसकी वजह से होता है, फाउंड वेरिएबल की वजह से। मतलब हम फाउंड वेरिएबल को पहले फॉल्स रखते हैं, जब फाउंड हो जाता है तो हम उसको ट्रू कर देते हैं, और रिपीट अंटिल को कह देते हैं अंटिल फाउंड इक्वल टू ट्रू। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कहूंगा कि विन अभी फिलहाल फॉल्स है, मैं कहूंगा जब तक विन में फॉल्स पड़ा है उस वक्त तक लूप क्या होता रहे, चलता रहे। और विन में जैसे ही ट्रू आए तो इसका मतलब है यूजर विनर बन गया, मतलब उसने एक ऐसा मूव कर दिया जहां पर एक्स पड़ा हुआ था, तो वो लूप जो है रुक जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब वो 10 मूव खत्म हो जाएंगे तब लूप रुकेगा। तो अब आप खुद सोचें, अगर यूजर अभी दूसरे या तीसरे मूव पे है और उसको एक्स मिल गया है, तो फर्दर मूव परफॉर्म करवाने हैं या नहीं करवाने, फर्दर मूव परफॉर्म करवाने हैं मिलने के बाद, नहीं करवाने। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस बुलियन वेरिएबल का यूज करके उस टाइम पे ट्रू कर दूंगा, और कंडीशन वाइल लगाऊं या रिपीट लगाऊं, उसे बता दूंगा कि जब ये ट्रू हो जाए ना, तो तब तुमने क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। या फिर लेट करें कि यूजर ने 10 मूव कंज्यूम कर ली हैं, लेकिन उसको मिला नहीं है, तो उस केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस केस में ये होना चाहिए कि जब तक नंबर ऑफ मूव जो हैं वो लेस देन मैक्स मूव है तो लूप चलता रहे। जैसे ही नंबर ऑफ मूव ग्रेटर देन मैक्स मूव हो जाए तो लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। और उस टाइम तक अगर विन फॉल ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है वो लूजर है। यही बात है ना। तो इस वजह से मैंने यहां पर क्या बनाया, एक बुलियन वेरिएबल बनाया। मजीद अब उसको इंप्लीमेंट करता हूं तो आपको समझ भी आ जाएगी। अब लेट करें वो जो कंडीशन अभी मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कहता हूं वाइल। अब वाइल के आगे मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा अभी अभी जो मैं बात कर रहा था कि ये जो नंबर मूव्स है, अगर ये लेस देन मैक्स मूव है, अगर ये लेस देन मैक्स मूव है तो इसका मतलब है यूजर के चांस अभी मौजूद है। या फिर यूं कह लें कि हमें ये भी साथ कंपलसरी चेक करना है कि विन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर विन इक्वल टू ट्रू हो गया फिर तो वो विनर है, फिर तो मजीद नेक्स्ट टाइम आइटरेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने वाइल की ये कंडीशन दी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब मैंने यहां पर लिखा डू, और डू के बाद अब सबसे पहले क्या करूंगा, एक और बुलियन वेरिएबल बनाता हूं
ये अब दूसरा बुलियन वेरिएबल क्यों बना रहा हूं, देखें हमने यूजर से क्या पूछना है अब लूप के अंदर। लूप तो हमने लगा दिया, इस लूप के अंदर पूछेंगे क्या, उसको बताएंगे ना कि भाई आपने अपवर्ड जाना है तो यू प्रेस करो, डाउनवर्ड जाना है तो डी प्रेस करो, लेफ्ट साइड पे जाना है तो एल प्रेस करो, राइट साइड पे जाना है तो आर प्रेस करो। अब गेम का स्टार्ट पॉइंट क्या है, 1 1। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 1 1 पे मौजूद हूं और यूजर कहता है लेफ्ट साइड पे जाओ, तो मैं कॉलम में चेंज करूंगा या रो में? लेफ्ट पे जाना चाहता हूं, कॉलम में। तो कॉलम में माइनस करके पीछे जाऊंगा या प्लस करके? बेटा पीछे जाना है, माइनस करके। तो अब करंट रो इंडेक्स क्या है, 1। 1 - 1 करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या जीरो इंडेक्स वाली रो मौजूद है हमारे पास, सॉरी जीरो इंडेक्स वाला कॉलम मौजूद है हमारे पास? कॉलम की बात हो रही है, नहीं है मौजूद। तो इसका मतलब है अगर यूजर स्टार्ट के अंदर ही कह दे कि आई वांट टू मूव लेफ्ट, तो हमने उसे कहना है कि इनवैलिड। क्यों? क्योंकि आप जहां मौजूद हैं वही पहला कॉलम है, आप इससे बैक नहीं जा सकते। अब इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए मैं एक और बुलियन वेरिएबल बनाता हूं, ताकि अगर यूजर गलत मूव चूज करे तो मैं उसकी वैल्यू ट्रू कर दूं और उसको फिर बता सकूं कि आप रीट्राई करो, आप क्या करो, रीट्राई करो। तो इस वजह से मैं अब एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम क्या रखता हूं, मूव एरर। सही है। अब मूव एरर की वैल्यू में क्या लिख देता हूं यहां पर, फॉल्स। मूव एरर की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, फॉल्स। ये एज्यूम करके कि अभी तक यूजर ने सही मूव चूज किया है, एज्यूम करेंगे यूजर ने सही मूव चूज किया है, तो मूव एरर तो अक्कर नहीं हुआ ना। तो इस वजह से मूव एरर अक्कर नहीं हुआ फिलहाल, तो उसकी वैल्यू मैंने क्या दी है, फॉल्स। अगर मूव एरर अक्कर होगा तो मूव एरर वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दूंगा, ट्रू। एंड देन इफ की मदद से यूजर तक कन्वे कर दूंगा कि तुमने जो चूज किया था ना मूव, उसकी वजह से जो लोकेशन बन रही है वो गलत बन रही है, तो काइंडली आप रीट्राई करो। क्लियर हो गई बात? तो अब इस वजह से मैं यहां पर क्या कहता हूं, यहां पर अब मैं कहता हूं आउटपुट। आउटपुट के बाद क्या लिखूंगा, प्लीज एंटर यूर मूव। सही हो गया। एल फॉर लेफ्ट, कोमा, आर फॉर राइट, कोमा, यू फॉर अप, कोमा, डी फॉर डाउन। क्लियर हो गई बात? अब वो ये पढ़ के क्या करेगा, इनपुट देगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं उससे इनपुट लेते हुए यहां पर, इनपुट लेते हुए यहां पर क्या करता हूं, एल केस इनटू, कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे हम अब, प्लेयर मूव। कौन सा वेरिएबल, प्लेयर मूव, के यूजर किस तरफ मूव होना चाहता है। अब मैंने यूजर से इनपुट लेके एल केस में क्यों कन्वर्ट की है, क्योंकि जब मैं उसे कह रहा हूं कि आप आर पुट करो राइट के लिए, तो मे बी आर कैपिटल दे आर लोअर केस दे, लेकिन एल केस लगाने से मैं श्योर हो गया हूं कि वो क्या है, लोअर केस ही है। तो अब मेरे लिए इसकी कंडीशंस बनाना क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हो जाएगी नहीं होगी। अब मैं यहां पर रिपीट लूप लगाता हूं ताकि मैं वैलिडेट कर सकूं कि उसके मूव की वजह से कोई गलत ऑप्शन तो चूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी तो वैलिडेट कर रहा है ना। मतलब अगर वो एल आर यू और डी के अलावा कोई और की प्रेस कर दे तो वो वैलिड है, इनवैलिड है ना। तो इस वजह से मैं रिपीट अंटिल के अंदर केस ऑफ अदरवाइज लगा रहा हूं, रिपीट अंटिल के अंदर केस ऑफ अदरवाइज लगा रहा हूं। मैं कहता हूं केस ऑफ प्लेयर मूव, केस ऑफ प्लेयर मूव। अब प्लेयर मूव की वैल्यू अगर एल है, अब मैं लोअर केस में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने एल केस लिख के हर एक वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट किया है। तो मैंने क्या करना है, अब मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी कि अगर वो लेफ्ट चूज करता है तो कॉलम चेंज हो रहा है या रो, तो आप लोगों ने कहा था कॉलम। कॉलम लेफ्ट पे जा रहा है ना, तो लेफ्ट पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा प्लेयर के कॉलम में। प्लेयर का करंट कॉलम क्या है, 1, ये जो प्लेयर कॉल लिखा हुआ है। और अगर उसने लेफ्ट चूज किया तो मुझे इसमें क्या करना है, -1 करना है। और वो किसको दे देना है, लेट करें मैं एक टेम्परेरी कॉलम नाम का वेरिएबल बनाता हूं और मैं कहता हूं यहां पर प्लेयर कॉल
मतलब प्लेयर का जो करंट कॉलम है उसमें -1 कर दो। क्यों? क्योंकि मैं अगर इस वक्त कॉलम नंबर 1 में मौजूद हूं, कहां मौजूद हूं? कॉलम नंबर 1 में, और मुझे यूजर ने कहा है कि मैं लेफ्ट जाना चाहता हूं, तो मैं इस 1 में -1 करूंगा ना, और ये 1 मेरे पास स्टोर है प्लेयर कॉलम के नाम के वेरिएबल में, प्लेयर कॉलम के नाम में वेरिएबल में। तो मैं इसी वजह से इसमें -1 कर रहा हूं। लेकिन मैं इसको टेम्प कॉलम को क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने ये चेक नहीं किया कि ये -1 करने से जो आंसर आ रहा है, क्या क्या उस आंसर का कॉलम ग्रिड में एग्जिस्ट करता भी है। अगर ना करता हुआ तो फिर तो वो गलत है। इस वजह से मैं फिलहाल उसे टेम्परेरी कॉलम बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बाद में इसको वैलिडेट करूंगा। अगर ये बिटवीन 1 to 5 हुआ तो मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, वरना वो जो मैंने रिपीट अंटिल लूप लगाया है उसके जरिए यूजर को कहूंगा कि भाई आप ना दोबारा ऑप्शन चूज करें, क्योंकि जो पहले वाला आपने ऑप्शन चूज किया है वो ऑप्शन आपको ग्रिड से कहां लेके जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है, तो वो वैलिड मूव नहीं है। लेकिन वो मूव मैं उसका काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मूव हमने उसका तब काउंट करना है जब उसने जो भी मूव कहा है वो एक वैलिड इंडेक्स है, लेकिन वहां पर एक्स नहीं पड़ा। फिर हम कहेंगे कि जी आपका एक मूव कंज्यूम हो गया है लेकिन आप फेल हुए हैं, तो अब नया मूव चूज करो। तो इस तरह से करते करते जब 10 मूव हो जाएंगे लेकिन एक्स नहीं मिलेगा, तो हम कह देंगे कि आप कौन है जी? लूजर हैं, आप हार गए हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर यूजर आर यूज करता है तो भी तो क्या होगा? टेम्प कॉलम ही आएगा ना। लेकिन अब की बार जो प्लेयर कॉलम है उसमें +1 करेंगे या -1 करेंगे? +1 करेंगे। इसी तरह से अगर वो लेफ्ट राइट हो गया, अब अगर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड लिखे तो मुझे रो में क्या करना है? अब मैं यहां लिखूंगा टेम्प रो। क्यों? क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड तो रो का काम है। अब ऊपर कैसे जाऊंगा? हम एरे में जैसे जैसे नीचे जाते हैं इंडेक्स इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? मतलब 1 रो ऊपर होती है नीचे होती है? ऊपर होती है। तो 2 रो कहां होगी? उसके नीचे। अब आप 2 पे हैं और 1 पे जाना चाहते हैं, तो माइनस करके जाएंगे प्लस करके जाएंगे? माइनस। तो अगर मैं प्लेयर रो -1 करूं तो मैं अपवर्ड चला जाऊंगा। इसी तरह से डाउनवर्ड जाने के लिए अगर मैं टेम्प रो में प्लेयर रो जो ऊपर मैं 1 बना के आया हूं उसमें +1 करूं तो हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने एल आर यू और डी के अलावा कुछ और दिया है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं अदरवाइज में आकर वो जो ऊपर वेरिएबल बुलियन बनाया हूं ना, मूव एरर वाला, उसको क्या कर दूंगा? मूव एरर को क्या कर दूंगा बच्चों? ट्रू कर दूंगा। मूव एरर को क्या कर दूंगा? ट्रू कर दूंगा। ताकि मुझे ये समझ आ सके कि यूजर ने क्या किया है। यूजर ने एक गलत वैल्यू एंटर की है, और अगर यूजर ने गलत वैल्यू एंटर की है तो हमने उसको क्या कहना है? भाई आप वैल्यू दोबारा दें। लेकिन ये वाला जो मूव एरर है ये तो जस्ट ये ट्रिगर कर रहा है कि यूजर ने एल आर यू और डी के अलावा कुछ और दिया है। लेकिन यूजर ने एल आर यू और डी दिया है, लेकिन एज अ रिजल्ट इंडेक्स जो है वो ग्रिड से बाहर जा रहा है। उसका वैलिडेशन कहां पर है? वो तो हमने अभी नहीं किया। तो उसका वैलिडेशन हम अब नीचे करने लगे हैं। अब मैं कहूंगा इफ, अब जो टेम्परेरी कॉलम है जो मैं अभी ऊपर बना के आया हूं टेम्प कॉलम, अगर ये <1 हो गया है, या फिर ये टेम्प कॉलम जो है अगर >5 हो गया, ऐसे ही है, या फिर ये जो टेम्प रो है, ये जो टेम्प रो है ये क्या हो गया है? 1। या फिर ये जो टेम्प रो है ये >5 हो गया है, तो इन सारे केसेस में हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है? गलत आ गया ना। तो भी हमने क्या करना है? तो भी हमने क्या करना है? तो भी हमने मैसेज अपेयर करना है, और वो उस मैसेज में हमने उसको यही कहना है कि मूव एरर को क्या कर दो? ट्रू कर दो। मूव एरर को क्या कर दो? ट्रू कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यूजर ने सही वैल्यू चूज की है, और उस सही वैल्यू को चूज करने के नतीजे में जो टेम्प कॉलम और जो टेम्प रो आई है वो भी विद इन द ग्रिड लाई कर रही है। अगर वो भी विद इन द ग्रिड लाई कर रही है तो इसका क्या मतलब है? कि अब हमने जो यूजर का करंट कॉल इंडेक्स और रो इंडेक्स है उसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू द इनपुट दैट प्रोवाइडेड बाय द यूजर।
तो अब जो ऊपर हम वेरिएबल बना के आए थे प्लेयर कॉल और रो कॉल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्लेयर कॉल है इसको कौन सी वैल्यू दे दूंगा, टेम्प कॉल की। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि वो बिल्कुल सही है। और इसी तरह से जो प्लेयर रो का वेरिएबल बना के आया हूं उसको मैं टेम्प रो दे दूंगा। मैं अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तमाम पॉसिबल सिचुएशंस चेक कर ली हैं। ये कंडीशन ऊपर वाली जो ये वाली मैंने लिखी है ना, ये सारी की सारी फॉल्स हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यूजर ने ऊपर एंटर क्या किया था, एल आर यू और डी, एल आर यू और डी में से कुछ एंटर किया था, और उसके एंटर करने से जो इंडेक्स जनरेट हुआ है वो लाई भी कहां कर रहा है, विद इन द ग्रिड। इस वजह से ये सारा कुछ सही हुआ है। और मैंने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को प्लेयर कॉल में और प्लेयर रो में जाके स्टोर कर दिया। तो जो ऊपर में पहले 1 1 स्टोर करके आया था इन दोनों में, प्लेयर रो में और प्लेयर कॉल में, यहाँ पर तो क्या अब ये चेंज हो जाएंगे? जी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूजर ने एक मूव क्या कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों इंडेक्सेस को यूज करके ग्रिड में से वैल्यू फेच करके मैच करना है कि क्या वो एक्स है। अगर एक्स है तो फिर मैंने यूजर को क्या कहना है, भाई आप जीत गए हैं, और प्रोग्राम एंड। ये बात समझ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तो मैंने कहना है कि एक मूव हो गया आपका, अब आप नेक्स्ट ट्राई करें। फिर इस तरह से करते 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 10 दफा करूंगा, और फिर भी उसको नहीं मिला तो फिर लूप के बाहर जाके क्या कह दूंगा कि भाई आप लूजर है। समझ आ गई बात या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अब ये जो एंड इफ है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं कहने वाला हूं इफ एरे का नाम क्या था, ग्रिड इनटू प्लेयर रो कोमा प्लेयर कॉल इक्वल टू एक्स। कि अगर ये इक्वल टू एक्स है तो इसका क्या मतलब है बॉयज, कि वो विनर है। क्यों? क्योंकि उसने एक सही मूव चूज कर लिया। अब मैं इसको कह दूंगा आउटपुट यू विन, यही उसने कहा था ना। उसके बाद विन को क्या कर दूंगा, अब ट्रू कर दूंगा, ताकि वो जो ऊपर वाइल लूप है वो नेक्स्ट टाइम आइट्रेट ना हो। क्यों? क्योंकि वो जीत गया। जैसे लीनियर सर्च में होता था कि अगर फाउंड हो गया तो बेशक नेक्स्ट अभी एलिमेंट पड़े हैं जिनको हमने कंपेयर करना है, लेकिन हम आगे कंपेयर नहीं करते थे। इस तरह से अभी इस प्लेयर के पास बेशक मूव पड़े हैं, क्योंकि मिल गया है तो हम उसको नेक्स्ट मूव परफॉर्म करने ही नहीं देंगे, तो रोक देंगे। इसलिए मैं ऊपर विन नाम का बुलियन वेरिएबल बना के आया था एज अ फ्लैग, उसको ऊपर मैंने वैल्यू फॉल्स दी। अब ये सिचुएशन इंडिकेट करने के लिए मैंने ट्रू कर दिया। अब जब कंट्रोल दोबारा वाइल के पास जाएगा तो वहां एंड के राइट वाली जो ये वाली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, और वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आ गई ये बात समझ? लेकिन अगर वाइल लूप 10 दफा चले तो क्या होगा, नंबर मूव जो है वो मैक्स मूव से बड़ा हो जाएगा, तब भी तो वाइल टर्मिनेट हो जाएगा। अगर तब वाइल टर्मिनेट होगा तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लूजर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्योंकि विन की वैल्यू फॉल्स ही है, लेकिन नंबर ऑफ मूव यूजर ने कितने कर दिए हैं, 10, तो वो लूजर है विनर है? लूजर है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? तो अब इसके बाद ये तो इफ हो गया, अब इसके एल्स में क्या करेंगे बच्चों, इसके एल्स में आगे मैं कहूंगा इफ, इस एल्स में फिर क्या कह रहा हूं, इफ। और इफ में क्या कहूंगा, इफ में कहूंगा कि ये जो मूव एरर है, ये जो मूव एरर है, अगर ये इक्वल टू फॉल्स है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यूजर ने एक सही मूव दिया था। मतलब देखें, मूव एरर में जब जब ट्रू आएगा तो इसका मतलब है कि ग्रिड से बाहर चला गया। और अगर ग्रिड से बाहर चले गए हैं तो हम उसका वो जो मूव है, वो जो अटेम्प्ट है, वो काउंट नहीं कर रहे। ऐसे ही है ना? और इसी तरह से अगर उसने जो ऑप्शन चूज किया है एल आर यू और डी, इनके अलावा कोई और चूज कर लिया तो तब भी हम उसका मूव काउंट नहीं करेंगे। और अगर उसने ये गलती की है तो मूव एरर में क्या पड़ा होगा बच्चों, ट्रू पड़ा होगा। तो अब मैं यहां पर इफ लगा के कह रहा हूं कि अगर मूव एरर फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक वैलिड एल आर यू और डी में से कोई इनपुट दी थी, और उस इनपुट के नतीजे में जो नया मूव बना है वो भी ग्रिड के अंदर है, लेकिन वहां एक्स नहीं पड़ा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका एक मूव क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो मुझे उसमें +1 करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नंबर ऑफ मूव्स में? तो इस वजह से अब मैं ये इफ लगा के
देन में आके कहता हूं कि जो नंबर ऑफ मूव है वो क्या हो गए हैं जी, इंक्रीज हो गए हैं। नंबर मूव जो है, नंबर मूव वेरिएबल ही बनाया ना हमने ऊपर इस काम के लिए, जिसको मैंने 0 दिया था, ये देखो ये वाला नंबर मूव। अब मैं कह दूंगा जी नंबर मूव हैज अ वैल्यू नंबर मूव +1, तो इसमें +1 हो जाएगा। अब इसमें +1 होने का क्या फायदा होगा कि अब उसके बाद रिमेनिंग कितने मूव रह गए हैं, 9 रह गए हैं। कितने रह गए हैं, 9। अब इसके बाद मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एंड इफ, और इसके नीचे एक दफा फिर एंड इफ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ नेस्टिंग की है, एल्स के अंदर एक और इफ लगाया था। क्लियर। अब ये दोनों इफ जब एंड हो जाएंगे तो उसके बाद जो ऊपर वो रिपीट अंटिल लगा के आया था, ये वाला जो रिपीट है, ये कब तक चलता रहे, जब तक मूव एरर इक्वल टू क्या है, फॉल्स है। मूव एरर जब तक क्या है, अंटिल, वैलिडेशन यही कर रहा था ना मैं, कि यूजर क्या करे, एक तो ऑप्शन सही चूज करे, यू, डी, एल या आर में से कोई एक, और उसके चूज करने के नतीजे में जो उसका नया इंडेक्स बने वो विद इन द ग्रिड हो। ऐसे ही था ना। तो उसी वजह से यहां पर अब मैं क्या लगा रहा हूं, फॉल्स लगा रहा हूं, कि अगर जब तक इसमें फॉल्स ना आ जाए तब तक तुम बार बार चलते रहना, मतलब लेट करें। यहां पर ये जो आ, ये वाली जो चीज थी, कहां गया, ये मूव ट्रू हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, कि गलत चूज हो गया ना। मतलब यूजर ने जो ऑप्शन चूज किया उसके नतीजे में हम ग्रिड से बाहर हो गए हैं। तो इसके ट्रू होने पे हमने दोबारा इनपुट लेनी है नहीं लेनी, लेनी है ना। तो अब जब यहाँ ये ट्रू आएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, ट्रू इक्वल टू फॉल्स। तो ओवरऑल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो रिपीट अंटिल दोबारा चलेगा। अब रिपीट अंटिल जब फॉल्स होने पे दोबारा चलेगा तो वो यूजर से कहेगा भाई आप ऑप्शन दोबारा चूज करो। तो एक तरह से मैंने क्या बनाया है, वैलिडेशन बनाया है। किससे रिलेटेड, मूव से रिलेटेड, कि जो उसने मूव देना है उसको भी हमने वैलिडेट करना था। लेकिन अब अगर ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाती है तो इसका मतलब है उसने एक वैलिड मूव दिया था। सही है। तो उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो हो चुका होगा विद इन द लूप। लेकिन इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद में जो ऊपर वाला एंड वाइल लूप है उसको भी क्या कर दूंगा, टर्मिनेट करा दूंगा। अब अगर वाइल टर्मिनेट हो जाता है और यू विन अपेयर नहीं होता तो इसका क्या मतलब है, कि वो विनर नहीं है। तो चुपचाप मैं बाहर आके क्या कह दूंगा, इफ ये जो विन वेरिएबल है अभी भी फॉल्स के इक्वल है, और रिपीट ये जो एंड वाला ये टर्मिनेट हो गया, तो इसका क्या मतलब है, वो कौन है, वो लूजर है। क्यों, क्योंकि रिपीट वाइल लूप 10 दफा चला है, उसने 10 मूव कंज्यूम किए हैं, लेकिन इवन देन वो विनर नहीं बना। तो इस वजह से अब मैं कह रहा हूं कि अगर विन में अभी भी फॉल्स पड़ा है तो इसका मतलब है कि वो जो प्लेयर इस वक्त गेम खेल रहा है वो कौन है, वो लूजर है। तो मैं कहूंगा यू लूज। क्लियर। और इसके बाद यहां पर एंड इफ कर दूंगा। और ये था जी आपका सिनेरियो बेस फ्रॉम समर 24 पेपर 2 वेरिएंट 2। काफी सिंपल है ऐसा, जितना ना तो लेंथी है ना ही प्रॉब्लमैटिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप वन बाय वन मुझसे पूछ लें।